नमस्कार। मैं पंकज दीक्षित, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1, व्यवहार न्यायालय गुंडरदेही, जिला बालोद। आज आपके सामने 26 नवंबर को भारत के संविधान के जो मूल सिद्धांत हैं, जो उसकी विशेषताएं हैं, उनके बारे में ई जागरूकता के माध्यम से कुछ प्रकाश डालने उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आज 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, इसके पीछे क्या भावनाएं हैं, क्या कारण हैं, सबसे पहले मैं उस पर प्रकाश डालूंगा। हमारी भारत की संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित किया गया था। तब से हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तब से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के संविधान के निर्माता माननीय अंबेडकर जी को इसका प्रस्तुतकार या निर्माता कहा जाता है। भारत का संविधान किसी भी लोकतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान के लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा को संविधान तैयार करने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। संविधान का अगर मैं संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा तो वर्तमान में संविधान में 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ हैं और ये 25 भागों में विभाजित है। भारत के संविधान में सरकार की संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है, जिसकी संरचना इस प्रकार से है कि ये एक संघीय रूप से कार्य करती है। कुछ अपवादों में ये एक एकात्मक रूप भी धारण कर लेती है। भारत में जो संघीय कार्यपालिका संघीय संसद है, वह राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों में निहित है, जिसका प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, जो मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करते हैं। मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख रहता है वह प्रधानमंत्री रहता है और वह राष्ट्रपति को सलाह देता है, जिसके सलाह के अनुसार राष्ट्रपति जी कार्य करते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होती है, जिसका कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल होता है तथा उनकी सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं। हमारे भारत के संविधान में संशोधन की भी प्रक्रिया उल्लिखित की गई है और आपातकाल की जो आपात उपबंध हैं, जिसमें हमारा संविधान एकात्मक रूप धारण कर लेता है। भारत के संविधान में अभी तक लगभग 103 संविधान संशोधन हो चुके हैं तथा ये संविधान संशोधन होकर के हमारे संविधान के अधिनियम का रूप ले चुके हैं। हमारे संविधान में 3 अनुसूचियां हैं, जिसमें एक केंद्रीय सूची है, जिसमें उल्लिखित विषयों के संबंध में केंद्र सरकार को कानून बनाने की शक्ति है। एक राज्य सूची है, जिसमें उल्लिखित विषयों पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं और एक समवर्ती सूची दी गई है, जिसमें केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों समान रूप से कानून बना सकती हैं। अब हम भारत के संविधान की आधारभूत विशेषताओं की बात करें तो प्रत्येक जो संविधान होता है उसके उद्देशिका में उसके उद्देश्यों को प्रकट करने के लिए एक प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है। भारत के संविधान में 42वें संशोधन के माध्यम से कुछ संशोधन किए गए, जिसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। इस प्रकार भारत की संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत का संविधान एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। हमारे संविधान के बारे में कुछ लोगों का मत है कि यह पूर्ण रूप से संघात्मक है और कुछ विद्वान इसे एकात्मक मानते हैं, परंतु हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने और संविधान की प्रारूप समिति ने यह स्पष्ट किया है कि भारत का संविधान मूल रूप से संघात्मक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती में इसे पूर्ण रूप से संघात्मक संविधान माना है। जब हम संविधान के अगर आत्मा या चेतना की बात करें तो हमारे संविधान के जो भाग 3 में उल्लिखित मूल अधिकार हैं, उनको संविधान की आत्मा कहा गया है, जिसमें से समानता का अधिकार अनुच्छेद 14,
धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15, लोक नियोजन के अवसर में समानता अनुच्छेद 16, अभिव्यक्ति का अधिकार अनुच्छेद 19, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 शामिल हैं। भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वह मूल रूप से इंग्लैंड के जो बिल ऑफ राइट्स है उससे लिए गए हैं, तथा जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें उल्लेखित जो विषय हैं वो एक जन कल्याणकारी राज्य की कल्पना करते हैं और जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रावधान करते हैं। भारत के संविधान में जहाँ मौलिक कर्तव्य हैं वो हमें अनुच्छेद 32 के तहत हम सर्वोच्च न्यायालय से और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हमें जो हमारे उच्च न्यायालय हैं उनके माध्यम से लागू करा सकते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को यद्यपि माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं करवाया जा सकता है, परंतु ये इसमें उल्लेखित विषय एक जन कल्याणकारी राज्य की कल्पना करते हैं, प्रावधान करते हैं, इसलिए प्रत्येक राज्य सरकार इस विषय से संबंधित कानून बनाने के लिए बाध्य हैं। अब हम अगर मूल कर्तव्यों की तरफ जाएं तो संविधान के संशोधन 42वें संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्य जोड़े गए, जिसमें से मैं मुख्य रूप से मूल कर्तव्यों का उल्लेख करना चाहूँगा। हमारा मूल कर्तव्य है कि हम संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, उसकी संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन रहे हैं उनको प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोएं और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें और धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो ऐसी प्रथाओं का त्याग करें और जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। हमारा यह भी कर्तव्य है कि हम अपनी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व को समझें और उसका परिरक्षण करें। हमारे प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं उनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र पर दया का भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। इस प्रकार आज हम संविधान दिवस पर अगर ये शपथ लें कि हम अपने मौलिक कर्तव्यों के साथ साथ हम अपने मौलिक कर्तव्यों के पालन की तरफ, मौलिक अधिकारों के साथ साथ हम अपने मौलिक कर्तव्यों के तरफ भी, उनके पालन की तरफ भी जागरूक रहेंगे, उनके प्रति भी हम लोग अगर शपथ लेंगे तो हमारा देश निश्चित रूप से एक उन्नतशील देश बनेगा। धन्यवाद। जय हिंद।